ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, आप देख पा रहे हैं कि सिलेबस से एज इट इज क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और जब एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए इस एग्जाम को क्रैक करना काफ़ी इजी होता है। और ये सिलेबस है और ये सीजीपीएससी है, एंड देन सीजीपीएससी में मेंस का सिलेबस और ये आपका सिलेबस है। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, क्रैक खुला हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए सीधे सिलेबस से क्वेश्चन आ रहा है। लिबरलाइजेशन पे क्वेश्चन आया है ना, और अभी आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ गया। देन और कहाँ आया, नीचे है ना, ये फेडरल, यही था ना, ओ सॉरी ये आया पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये आ गया। फिर ब्यूरोक्रेसी से आ गया सवाल। ठीक है, और डेलीगेशन आपका है, इससे आ गया सवाल। और कुछ दिख रहा है, रूल ऑफ लॉ भी आया है ना, हाँ रूल ऑफ लॉ भी आया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट दोनों पूछा, इंडिविजुअल इसको पूछा। ठीक है, और आगे देखते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। राइट, डिफाइन लाइन एजेंसी, ये टर्म हटा दिया, अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस में नहीं है, आप कहीं भी नहीं देखोगे। इसमें दो टर्म थे, लाइन और इसको कहा जाता है स्टाफ एजेंसी। ठीक है, स्टाफ किसको बोलेंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर एंड सीएम बोथ आर लाइन एजेंसी। लाइन मतलब जो पब्लिक के कांटेक्ट में होते हैं वो लाइन एजेंसी है। स्टाफ कौन हुआ, उनके पीछे जो रहकर काम कर रहे हैं वो स्टाफ एजेंसी। क्लियर हो रहा है, तो स्टाफ एजेंसी का काम क्या है, रजिस्टर मेंटेन करना, पीछे से डेटा बैंक मेंटेन करना, लोगों के बारे में जानकारी रखना, पॉलिसी बनाना। और फ्रंट लाइन क्या होता है, वो डायरेक्ट पब्लिक के कांटेक्ट में होता है, उसको हम लाइन एजेंसी कहते हैं। तो पुराने 18 के पहले का जो सिलेबस था उसमें ये था, तो जस्ट मैंने बता दिया आपके नॉलेज के लिए। तो लाइन एजेंसी हमेशा जो फ्रंट पे है वो है, जैसे कलेक्टर लाइन एजेंसी, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस स्टाफ एजेंसी है। प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग क्या होना चाहिए, स्टाफ एजेंसी, क्योंकि उनका काम बैकएंड में बैठ के काम करने का। ठीक है, मंत्रालय मिनिस्ट्रीज स्टाफ एजेंसी है। लाइन कौन होगा, कलेक्टर एसपी, ये सामने रहकर काम कर रहे हैं। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप देखोगे कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये दिख रहा है। ठीक है, मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो ये कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से सवाल आ गया और लगातार आया है, एक नहीं बल्कि और भी बार आया। व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी आपको दिखाई देगा, ये भी आपको दिखाई देगा। कंट्रोल वाला टॉपिक यहाँ देखो कहीं है, कंट्रोल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, पार्लियामेंट्री, फाइनेंशियल, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो जो लेजिस्लेटिव बोला है वो ही पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, इससे भी सवाल आ रहा है, क्लियर कट। एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो जिला के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल कौन संभालता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संभालते हैं, कहीं होगा, यस ये दिख रहा है। ठीक है, तो क्लियर कट क्वेश्चंस आ रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आप देखोगे इंडिया की हायरार्की में यू विल फाइंड कि हमारे पास नेशनल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, देन लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट में दो हैं, क्या क्या, म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। बट आप कभी भी एक नाम नहीं लेते हो, और वो नाम क्या है, आप कभी भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो, गवर्नमेंट की जगह क्या शब्द इस्तेमाल करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट, ऐसा क्यों, लॉजिक है। हाँ वेरी गुड, अपॉइंट होकर जाते हैं, ठीक यही आंसर है। बाकी ऊपर जितने भी गवर्नमेंट टर्म लिखे हैं, मैंने डे 1 समझाया था आपको, गवर्नमेंट, गवर्नेंस, इन सब का डिफरेंस समझाया था, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो गवर्नमेंट एक बिगर सर्कल है, गवर्नमेंट के अंदर में क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। क्लियर है,
सो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ इलेक्टेड पर्सन कोई नहीं है डिस्ट्रिक्ट में, वो है तो पंचायत में है वो। जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शन हुआ ना, तो वो उसके अध्यक्ष उसके मेंबर सब बनेंगे, उनको छोड़ देते हैं, लोकल में आ जाते हैं, क्योंकि इलेक्टेड हैं वो, तो उनको लोकल कहा जाता है। बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, और ये हमारे देश की सबसे लोएस्ट यूनिट कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इससे नीचे कोई है नहीं, बाकी सब इसके नीचे ही संभालते हैं, राइट। सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आप देखोगे ये अकेला ऐसा यूनिट है जिस पे भारत देश टिका हुआ है। सारे प्रोग्राम यहीं से शुरू होते हैं, यहीं पर खत्म होते हैं, राइट। और ब्रिटिश जमाने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को काफी स्ट्रांग बनाया गया। वो अकेला कलेक्टर टर्म भी इन्हीं लोगों ने दिया है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो कलेक्शन करता था टैक्स का, इसीलिए उसका नाम ही रख दिया कलेक्टर। अब लेकिन कलेक्टर बहुत बड़ा पद है आज की डेट में, राइट। सो कलेक्शन से कलेक्टर आया। अब कलेक्टर को पहले सारे पावर्स थे, जुडिशियल पावर भी थे, एग्जीक्यूटिव पावर भी थे, मतलब दुनिया तरह के पावर्स उनको देकर, और कहा जाता है कि वो कछुए की पीठ है, बैक ऑफ टॉर्टॉइस कहा गया, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का एलिफेंट जैसा वजन खड़ा हुआ है। इसको बोला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब वो वन मैन आर्मी है, सुपर स्टोर की तरह। सुपर स्टोर गांव के कैसे होते हैं, जहां पर हमारी छत्तीसगढ़ी में हम लोग छठी बोलते हैं ना, बच्चे के जन्म के बाद, तो छठी से लेकर शमशान घाट का पूरा सामान मिलता है दुकान में। गांव के दुकान ऐसे ही होते हैं, सब कुछ जो मांगो सब रखे, ठीक है। आजकल केक वेक भी रखते हैं, भैया डेयरी मिल्क, हाँ वो भी है, डव सोप वो भी है, सब मिलेगा आपको, ठीक। क्योंकि वो मल्टी स्टोर, उसको लगता है जो डिमांड है वो ला के रख लो, दो दो पीस वो ला के रख लेता है। अर्थी का सामान भी उसके यहाँ मिल जाएगा, वो भी रखता है। वो बोलता है गांव में कुछ लोग जाते रहते हैं तो लाना जरूरी है, उसमें भी वो देखता है 2-4 रुपए कमा लेता है। तो कलेक्टर पुराने जमाने का ऐसे मल्टी स्टोर था, सारे पावर उसको देकर रखे थे। उसका रीजन भी था क्योंकि जो गवर्नर जनरल थे वो काफी दूर बैठा करते थे, आ रहा समझ में। उस जमाने में फोन बहुत लिमिटेड थे भी तो बाद में आए, तो बार बार घोड़े से कौन जाएगा पूछने का, सब साइन करूं ना करूं, तो उठा के सारे पावर उसको दे दिए। और यही कॉन्सेप्ट हमारा आजादी के बाद कॉपी हुआ कि कलेक्टर को सारे पावर दे दो, इसीलिए कलेक्टर को माई बाप कहा गया, उसको सरकार कहा गया। समझ में आ रहा है, जिला मतलब ऑफिशियली सरकार होता था पहले, और सरकार मतलब सब कुछ, आ रहा समझ में। तो इतना पावर उसे दिया गया था जानबूझकर, क्योंकि देश को चलाना था। और ये ब्रिटिशर्स की स्कीम थी डिस्ट्रिक्ट वाली, जो सफल रही, और आज भी हमने डिस्ट्रिक्ट पर ही रिलाई किया, हर चीज हमारा डिस्ट्रिक्ट से मैनेज होता। गॉट इट, ओके। नाउ एक्सप्लेन द मैनेजरियल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आपको ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया है, ये अगेन डेवलपमेंट में आएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग एंड डेवलपमेंट, इंटीग्रल व्यू, मैनेजरियल व्यू, वहां से आएगा ये। व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पुराना सिलेबस है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, ये कहाँ जाएगा, ब्यूरोक्रेसी के टॉपिक में आ जाएगा, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। कमिटमेंट टूवर्ड्स क्या होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी के लिए, कमिटमेंट टूवर्ड्स, जैसे हस्बैंड का कमिटमेंट किसके लिए होगा, वाइफ के लिए होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ब्यूरोक्रेट्स का कमिटमेंट किसके लिए होगा, आपके लिए कोई रूल बुक है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, मतलब आपका रिलेशन वैसा ही है कि आपका कमिटमेंट पहले कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इलेक्टेड जो आपके बॉसेस हैं उनके लिए, बट विद इन लिमिटेशंस। वो जाकर बोले कि जाओ मेरे लिए शराब लेकर आओ, तो आप मना कर सकते हो कि सर मेरा काम ये नहीं, आ रहा समझ, हाँ। कौन से, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्यूरोक्रेसी, हाँ वो ब्यूरोक्रेट ही है। ब्यूरोक्रेट बेसिकली, और अच्छा, और बहुत सेलेक्टेड मीनिंग में देखोगे तो ये टॉप क्लास है, उन्हीं को ब्यूरोक्रेट कहा जाता है ज्यादातर। सेंट्रल स्टेट कोई भी हो, सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्टी कलेक्टर भी ब्यूरोक्रेट, आ रहा समझ में। ऑफिसर जितने भी हैं वो ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी एक सिस्टम भी है एक तरह से, जैसे कलेक्ट्रेट, तो कलेक्टर अकेला वहां एक ब्यूरोक्रेट है,
बाकी सब तो उनके नीचे के ऑफिसर है ना, वो लोग आईएएस का एग्जाम नहीं दिए, वो तो अकेला है। तो बाकी सब वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट है, वो ब्यूरोक्रेट अकेला है। वो जो ऑर्डर बोलेगा फाइल पास ना करो तो कोई पास नहीं करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर फाइल रोक के रखा है, वो पूरा कलेक्ट्रेट सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। आऊंगा मैं, क्लियर करूंगा बाद में। एनीवेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सुपरविजन? अभी आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, बट लीडरशिप के साथ मैं पढ़ाऊंगा सुपरविजन क्या होता है। सुपर मतलब ऊपर, विजन मतलब देखना, ऊपर से देखना, किसी काम को सुपरवाइज करना। एक्सप्लेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दोबारा आ गया क्वेश्चन। देन मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ये है ना, ई गवर्नेंस, इस पर भी सवाल आ गया। एंड व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? अभी आपके सिलेबस में पॉलिटी में है ये, इसको पॉलिटी में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस अभी तो खैर 17-18 तक सिलेबस चेंज नहीं होता। राइट अ नोट ऑन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये आपके सिलेबस में है। स्टेट राइट टू इंफॉर्मेशन जब पढ़ोगे ना, तो उसमें मैं दोबारा इसको कराऊंगा। वैसे पॉलिटी का सिलेबस है, लेकिन आरटीआई के साथ साथ पढ़ना है। जैसे हमारे स्टेट में आपको पता है अभी भी कोई स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है। इससे पहले एम के राउत सर थे, वो हट गए, उनके हटने के बाद कोई नहीं बना है, पोस्ट खाली है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट काफी रिलैक्स है इस मैटर पर कि छोड़ो आरटीआई जाने दो, सब आरटीआई मैं ही हूं। ऐसा कौन बोल रहा है? प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मैं ही आरटीआई हूं, मैं ही इंफॉर्मेशन हूं, मैं जब आऊंगा तो पूछ लेना मुझसे। ऐसा लिखना नहीं है, ये मैं बता रहा हूं, अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहे। ऐसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की पोस्ट खाली हैं, कई जगह पर खाली। क्लियर है? तो इस मामले में थोड़ा सा दादागिरी है कि नहीं करेंगे। एनीवेज, सो ये हो गया, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, एसआईसी। देन ये अभी न्यूज में रहता है, यदि अखबार ढंग से पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आएगा। डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन दी डेवलपिंग सोसाइटी, ये आपका सिलेबस नहीं है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आपको पढ़ना पड़ेगा। डेवलपिंग सोसाइटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो डेवलप्ड है वहां पर ज्यादा एज सच आपको गवर्नमेंट डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जो वेल टू डू फैमिली से होते हैं, ठीक है ना, आगे जैसे इस रोड में आगे जाओगे ना तो 3 सिमिलर घर दिखते हैं ना, जीके टीएमटी वालों का घर, ठीक है। अब इन्हें रोजमर्रा के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, दे आर वेल टू डू, वो हर चीज परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जो गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, उसको सरकार तो रोज देखता है कि सरकार से आज मुझे क्या मिलेगा, क्या लेना है उनसे, फ्री की स्कीम, ये स्कीम, फ्री का चावल, फ्री का दाल, ये सब वो देखता रहता है। सो ठीक ऐसे ही डेवलपिंग कंट्रीज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और जो डेवलप्ड है वहां पर ज्यादा एक्टिव कौन है? पब्लिक, हाँ किसी ने बोला मार्केट, मार्केट एक्टिव है, वहां प्राइवेट ज्यादा एक्टिव है। ट्रम्प के साथ आपको रोज एलोन मस्क खड़े हुए दिखते हैं। एलोन मस्क कौन है? मार्केट है, प्राइवेट पर्सन है वो, सरकारी आदमी नहीं, प्राइवेट। कि प्राइवेट में स्कीम क्या चल रही है, प्राइवेट, क्योंकि जो वेल टू डू है उसको ऑलरेडी मार्केट से काम है, वो उसको रोज का मार्केट से लेना देना। जैसे अभी आप देखोगे, यदि आप 2-3 दिन से टच में है न्यूज में, तो आप देखेंगे शेयर मार्केट काफी लॉस में है, लोग डाउन हो चुका। क्लियर है? अब इसे गवर्नमेंट पकड़ के स्क्रू टाइट नहीं कर रही, ये ऑटोमेटिक होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें उसको जल्दी से असर कर जाती। जैसे कहीं दूर धुआं लकड़ी का जल रहा होगा तो आपको आंखों में जलन होनी शुरू हो जाती, घर के अंदर प्याज कट रहा होगा तो आपकी आंखों पर फर्क पड़ता है, होता है ऐसा। ठीक ऐसे ही शेयर मार्केट है, कहीं दूर भी कुछ हो रहा होगा तो उसके ऊपर जल्दी इंपैक्ट पड़ता है, वो कोई भी रीजन हो सकते हैं। गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी पॉलिसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट डालती है। क्लियर है? तो प्राइवेट, जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर प्राइवेट एक्टिविटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और जो अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां गवर्नमेंट क्या कर रही है ये ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा नहीं है तो प्राइवेट का लेकर करोगे क्या आप? आपको मतलब ही नहीं प्राइवेट क्या दे रहा है क्या नहीं, क्योंकि आप तो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। अब जो गरीब आदमी है गांव का, शेयर गिरे, दौड़े, उठे, भागे, उससे क्या फर्क पड़ता है?
उसको तो इतना ही है ना कि 2 रुपए किलो चावल कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये आपके सिलेबस में ये दिख रहा है, यहां देखो, ठीक है, आ गया। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। नाउ elucidate द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये भी आपके सिलेबस में है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी के नाम पर डायरेक्ट नहीं लिखा है, ये पॉलिसी डिटर्मिनेशन। इसके बाद व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपको मिलेगा। यहां आ गया ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, इससे भी सवाल आ चुका। नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये पॉलिटी का टॉपिक है। पुराने टॉपिक में पॉलिटी अलग था, ये अलग था, लेकिन कुछ टॉपिक पॉलिटी के डायरेक्ट यहां पूछे जाते थे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, ये है ना, देखो दोनों सेम टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन बड़ा है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट एंड एनालाइज इट्स सिग्निफिकेंस फॉर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पढ़ के देखो। देखो ये बोल क्या रहा है कि हमें सपोज डेवलपमेंट चाहिए, तो डेवलपमेंट लॉन्च करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद चाहिए। तो गवर्नमेंट में एक सेपरेट विंग होता है जो डेवलपमेंट को पर्टिकुलरली ध्यान रखता है। बट ये जब डेवलपमेंट करना है हमें ये, तो एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, लेकिन इसका भी हमें क्या चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। सो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आप इंडिविजुअल, आप ऑफिसर हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपका डेवलपमेंट चाहिए बिकॉज ताकि आप जाके डेवलपमेंट कर सको और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर सको। इज इट ओके? मतलब दोनों चाहिए हमें। आप इंडिविजुअल हैं, आपका डेवलपमेंट चाहिए सो दैट आप जाके काम संभाल सको, डेवलपमेंट को मैनेज कर सके। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, आएगा तो आपको समझ में आएगा। और उस कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन बेसिकली एक स्कॉलर हैं FW रिक्स, उनका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, वहां से पढ़ेंगे। और मजे की बात, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूरे वर्ल्ड में इंडिया का कोई कंट्रीब्यूशन है तो ये वर्ड इंडियन स्कॉलर ने दिया, डॉक्टर UL गोस्वामी 1955, उन्होंने पहली बार, मतलब इंडिया का अकेला कंट्रीब्यूशन है विश्व लोक प्रशासन में, और वो है द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमने दिया, इंडियन ने दिया। आ रहा समझ? अकेला कंट्रीब्यूशन, बाद में पढ़ेंगे और डिटेल। व्हाट आर द मेजर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो सकता है, पुराना क्वेश्चन है। मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन विच ग्राउंड्स, सो अब्राहम मैस्लो मोटिवेशन के लिए लिखते हैं, स्कॉलर हैं। सो यहां पर मोटिवेशन दिख रहा है कहीं, ये है, ठीक है ना, ये मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की थेरीज पढ़ेंगे हम लोग। अब्राहम मैस्लो और हर्शबर्ग, ये स्कॉलर हैं अलग अलग, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन अब तक 3 बार पूछा जा चुका है, 7S मॉडल। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया जाता है इसको, ठीक है। कहाँ से आए कैसे बताऊंगा मैं आपको। डिस्कस द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज डिजास्टर मिटिगेटर। डिजास्टर, देखो ऐसे समझो, हमारे देश में 2004 में सुनामी का तूफान आया, ठीक है। सुनामी समझते हैं क्यों आता है? अर्थक्वेक के कारण। कहाँ? समुद्र के अंदर भूकंप आता है। और वो भूकंप कैसा आता है? वो भूकंप इसलिए आता है कि अंदर
हम प्लेट्स, आप पढ़ोगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह पढ़ोगे आप, तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर ऐसे चढ़ जाती है, मूव करती है। अर्थ हमारा प्लेट्स में डिवाइडेड है, प्लेट्स में, है ना, मोटे मोटे प्लेट्स हैं वो, ऑब्वियसली प्लेट्स बोलेंगे तो पत्थर ही होगा, है ना, तो उनका मूवमेंट होता है। तो वो जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो यहाँ बीच में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पानी में हलचल होती है, ठीक है ना। अब वो लाखों करोड़ों गैलन पानी से एक बार वो एनर्जी जब रिलीज होती है, ऐसे मूवमेंट करता है, तो वो एनर्जी ऐसे ऊपर भागती है, ठीक है। और पानी में जब एनर्जी ट्रेवल करेगी तो वो लहरों के फॉर्म में ऊपर उठती है। अब होता क्या है, जो हमारा जमीन वाला हिस्सा है, ठीक है, इस तरह से, तो आप देखोगे कि इसको मैं ऐसे बनाता हूं, इधर डेप्थ ज्यादा है ना, इस तरफ कम है, इधर डेप्थ ज्यादा है, ऐसे ऐसे आप देखोगे इधर डेप्थ ज्यादा है। तो पानी जब ऐसे उड़ जाए, क्लियर है, तो वो प्रॉब्लम यहां पर नहीं है क्योंकि यहां डेप्थ ज्यादा है, तो पानी हल्का सा ऊपर उठता है ऐसा। लेकिन यही चीज जब आप तट में आते हो तो ये पानी इतना ऊपर उठता है, क्लियर है, अप्रॉक्स 20 फीट ऊपर उड़ जाता है, मतलब कम से कम 7-8 फ्लोर बिल्डिंग इतना ऊपर पानी ऐसे आता है, ठीक है ना। तो यहां अर्थ के नीचे, सॉरी सी के नीचे हलचल हुई, मान लो कोई शिप यहां पर है ना, उसके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो थोड़ा सा हिलेगा, अरे कुछ हुआ, झटका लगा, ऐसे लगेगा उसको। लेकिन जो इधर है कोस्टल एरिया में, उसके ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। और जो लास्ट में है, क्योंकि अब इसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए जगह नहीं है ना, तो पानी पूरा ऊपर उठ जाएगा। यहाँ तो डेप्थ है तो एनर्जी आते आते यहाँ खत्म हो जाती है, और वो पुश करता है वाटर को करते करते आखिरी तक, ये सुनामी। और ये पानी जब भारत में आया तो वो 26 दिसंबर 2004 को आया, पूरे कोस्टल एरिया हमारे बर्बाद हो गए, तमिलनाडु वगैरह सब डूब गए, है ना, या घर बर्बाद हो गए, बह गए, मतलब लोग बिल्डिंग के अंदर बेडरूम में बैठे थे, उनको अचानक हवा आ रही थी, पानी आ गया उनके घर के अंदर, समझो बह के नीचे आ गए वो लोग। तो ऐसे बहुत बड़ा हादसा था वो। आप लोग शायद उस टाइम पे बहुत छोटे थे, या पैदा भी नहीं हुए रहे होंगे, ऐसे छोटे थे, है ना, पैदा तो हो गए थे, ठीक है। हाँ, क्या चीज, प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। उस वक्त इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं थी। मजे की बात, उस वक्त लोगों ने सुनामी की स्पेलिंग पहली बार सुनी, ठीक है ना, अखबारों ने गलत लिखा था कुछ जगह पे, ठीक, जापान यूज टू है, हमने पहली बार देखा, तो हमें समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। फिर उसके बाद मजे की बात, उस वक्त तक हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी। देन 2005 में हमने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट बनाया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया हमने, ठीक है, ए फॉर एक्ट। और इसी के बेसिस पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमने बनाया। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड होता है, सीएम हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं इसके। तो अब आपका क्वेश्चन जो आया है वो देखो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज ए डिजास्टर मिटिगेटर, क्योंकि फील्ड में काम जहां पर हो रहा है वो डिस्ट्रिक्ट ही है भाई, डिस्ट्रिक्ट में ही तूफान आएगा ना, घर तो वही है, लोग वहीं रहते हैं, तो जो भी आना डिस्ट्रिक्ट में आएगा। सीएम तो उसके ऊपर है, पीएम और ऊपर है, तो एक्चुअल जो फेस करना पड़ता है वो कलेक्टर को फेस करना पड़ता है, क्लियर है। उसकी टीम होती है मैनेज करने के लिए, आपको देखना है चारों तरफ जा जाके। तो इससे रिलेटेड सिचुएशनल क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी आएंगे कि सपोज आपके यहाँ डिजास्टर हो गया, देन व्हाट, आप कैसे डील करोगे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन किसको दोगे, किससे बातचीत करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, ध्यान रखना, बात करेंगे इसके बारे में। नाउ डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये किसका टॉपिक है आपका, पॉलिटी का टॉपिक है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सीधे सीधे सवाल आया है आपको। देन रूल ऑफ लॉ आ गया, सिलेबस देखा हमने, वहां पर भी है। नाउ हर्बर्ट साइमन आइडेंटिफाइड अ प्रोमिनेंट रोल फॉर चॉइस वैल्यू एंड फैक्ट्स इन डिसीजन मेकिंग, डिस्कस। हर्बर्ट साइमन वो पर्सन है जिनके डिसीजन मेकिंग थ्योरी को नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स का, आ रहा समझ में, 1947 में। तो तब से लेकर इनकी थ्योरी को पढ़ा जाता है, और इन्हीं का एक दिया हुआ कॉन्सेप्ट है
जिसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड रैशनैलिटी इनका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है डिसीजन मेकिंग में। तो ये डिसीजन मेकिंग में ये बताते हैं कि आप कंप्लीट रैशनल नहीं हो सकते। जैसे आप शर्ट लेने गए, तो शर्ट लेने के पहले आप ऐसा नहीं होगा ना कि सभी दुकानों में आप जाओगे और जितनी भी शर्ट है उनमें से कोई छांटोगे बेस्ट वर्जन, ऐसा नहीं होता। 3 4 5 6 मेल की स्टेमिना कम है इस मामले पर, भैया दे दो। फीमेल की स्टेमिना ज्यादा नहीं, और टाइम कहाँ हुआ है ना। भगवान ने वैसे अलग से दिया है, उनको छांटने की शक्ति दी है। उसमें भी साड़ी जैसा कपड़ा जिसमें उसको थकान नहीं होती दुकान वाले को, उनकी स्टेमिना भी ऐसे हाथ जोड़ने लायक है। दीदी और बहन जी और बताओ, पूछो। नहीं भैया ये सब साइड एक भी नहीं पसंद है ना। तो हम तो शादीशुदा आदमी हैं तो पता ही है अनुभव, है ना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो डिसीजन मेकिंग है, इसीलिए हर्बर्ट साइमन ने कहा कि जो बेस्ट होता है उस वक्त जो नजर आ रहा है चुपचाप उठाते हो और आ जाते हो आप पूरी तरह से दिमाग नहीं लगाते। और ऐसे ही मतलब एग्जाम्पल है, मजाक के लिए दे रहा हूं, कि लाइफ पार्टनर जब आदमी चुनता है तो कितने लोगों को छांट लोगे आप। नहीं ये भी नहीं, ये ठीक नहीं है, ये पसंद नहीं आ रहा है, कितना कर लोगे आप। एट द एंड ऑफ द डे जो बेस्ट अवेलेबल है ना, चल भैया ठीक है आखिरी में, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो। वहां पर भी बाउंडेड रैशनैलिटी काम करती। आप ऐसा थोड़ी ना बोलते हो मैंने दुनिया के सबसे बढ़िया लड़के से शादी की है या सबसे बढ़िया लड़की से शादी की है, ऐसा कभी नहीं होता। आपके आसपास जो अवेलेबिलिटी है उसी में आप खुश रहते हो। बहुत दूर का सपना देखते जरूर, लेकिन वो वास्तविकता ये होती कि अड़ोस पड़ोस में ही आप निपटते हो। जो बहुत दूर आप है ना, वो फिर रेंज बहुत दूर है। चलो, तो ये बात हो रही थी, पढ़ेंगे इसका डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा कॉन्सेप्ट है, नोबेल प्राइज मिला है तो कुछ तो होगा ही। सो डिस्कस द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन, वहां पढ़ेंगे हम लोग। क्रिटिकल नोट ऑन सिटीजन चार्टर, अब आपके सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन मैंने लास्ट क्लास में सैटरडे में यही पढ़ाया था कि व्हाट इज सिटीजन चार्टर, और आया भी है 8 मार्क्स में, 100 वर्ड्स लिखना है आपको। देन राइट टू इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ए सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन है आपको। तो आया है टॉपिक, आपके सिलेबस से ही उठा के पूछा है। राइट अ नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वहां पढ़ेंगे, वहां आएगा ये कॉन्सेप्ट। क्लियर है। सस्टेन करके डेवलप करना, आपने इस टर्म को सुना होगा, कोई बताना चाहेगा। हाँ यस, जो एग्जिस्टिंग हम रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं उसको इस तरह से यूज करना कि फ्यूचर जनरेशन के हिसाब से भी हम इस्तेमाल कर सके। नहीं तो पता चला आने वाली जनरेशन बोलेगी पापा पेट्रोल क्या होता था, है ना, कोल उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या था, कभी कोल हुआ भी करता था, एक्सटिंक्ट हो गया, है ना, ऐसे होगा। तो अभी हमें बचा कर चलना है, रिसोर्सेज संभाल के चलना है, ताकि उनके लिए भी, और ऐसा नहीं कि बर्बाद ही कर दो सब कुछ अभी से, उनके लिए भी बचा के रखो, उनके लिए ठीक करके जाओ। सस्टेन करके डेवलप करना बात करेंगे। एंड देन ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ाया मैंने, स्टेट, इसका इंग्लिश गायब हो गया, स्टेट वर्सेस मार्केट। आप देखोगे शुरू में ही लिखा है ये, ठीक है, स्टेट वर्सेस मार्केट, सीधे सीधे टॉपिक उठा लिया, मतलब सिलेबस का ही टॉपिक उठा लिया। इसके बाद हम बात करते हैं एनालाइज द रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशंस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी, ये दिख रहा है पॉलिसी डिटर्मिनेशन, इसी पर दोबारा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है। सी, एक टर्म है नॉन स्टेट एक्टर, इसके दो सेंस होते हैं। मान लो इस टर्म को मैं पॉलिटी और गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेंस में समझाऊं तो इसका मतलब होता है एनजीओज, नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ना, तो नॉन स्टेट एक्टर उसी कंटेक्स्ट में पढ़ा जाएगा। लेकिन इसे ही, इस टॉपिक को मैं इंटरनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में बात करूं तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट कहलाएंगे, नॉन स्टेट एक्टर। आ रहा समझ में, एक ही वर्ड है, उसके कंटेक्स्ट दो अलग अलग, तो ध्यान रखेंगे आप। नाउ डिफाइन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड एनालाइज द रेलेवेंस ऑफ
पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये आपके सिलेबस से आए क्वेश्चन, पढ़ा है नीचे लास्ट में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ये लिखा है, देखो है ना, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन यहां से, डिस्कस दी पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहां से है क्वेश्चन? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से। अभी सस्टेनेबल आया था वो भी यहीं से है, और क्या बोल रहा है? पीपल पार्टिसिपेशन, मतलब इनके बिना होगा नहीं। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल एंड, है ना, टॉपिक सेम है। नाउ गुड गवर्नेंस प्रेजेंटली एनिमेट्स द इंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरमेंट, एक्सप्लेन। तो गुड गवर्नेंस का टॉपिक आपको मिलेगा। ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस कहीं लिखा होगा, देखो ई गवर्नेंस लिखा है, ठीक है, और इसके पहले गुड गवर्नेंस लिखा है, ये देखो। और आज का जो बजट है उसमें ओपी सर ने गुड गवर्नेंस का फॉर्मूला दिया है। बजट नहीं देखे हो? हाँ, आज रात में देखो, सोना नहीं है बिना देखे, क्या बोला है क्या नहीं बोला, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है ना। और वो देखो, चेक करो, और देन एनालाइज करो, और पूरा पढ़ना, हिंदी में हो अंग्रेजी में हो, बहाना नहीं चलेगा सर हिंदी में। सर ने हैंड रिटन बजट पढ़ा है, हाथ से लिखे हैं कॉपी में, क्लियर है। कई पेज हैं, करीब 101 पेज है वो, मैंने पढ़ लिया उतना पेज दोपहर में बैठे बैठे, तो 101 पेज हाथ से लिखा उन्होंने, दैट इज गुड थिंग, ठीक है। साफ राइटिंग है, बढ़िया है। अब उन्होंने खुद लिखा है, कोई और लिखा है, डोंट नो, बट राइटिंग उनकी लग रही है। तो एनीवेज हैंड रिटन बजट है पूरा, और जो बोलना था वो एग्जैक्ट लिखा हुआ है। तो लर्न करो, मिनिस्टर लेवल पर आदमी कितनी मेहनत कर रहा है, समझ रहे हो, हजारों लोग उनके नीचे हैं, फिर हम किस लेवल की मेहनत करें अपने, उनका परफॉर्मेंस डे है ना वो। तो भाई बजट फाइनेंस मिनिस्टर का परफॉर्मेंस डे होता है, आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, अपोजिशन बोलती है बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ नहीं बजट में, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोलते हैं, बट आपको टिके रहना है। आ रहा समझ? तो पढ़ो, ये सब चीज सीखो, देखो क्या लिखा है अंदर, आपके काम की चीज है। गुड गवर्नेंस कैसे डिफाइन किया उन्होंने, राइट। देन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन केम अप विद सर्टेन डिस्टिंक्ट गोल्स एज वेल एज एंटी गोल्स। ये कितने नंबर का है? पुराना। और वर्ड्स कितने थे इसमें? 500, एक सिंगल क्वेश्चन, इतना था पहले, ठीक है। गलत हुआ तो निपट गए, ये देखो 540 नंबर। What do you understand by leadership? Explain various forms of leadership. पढ़ेंगे टॉपिक, 20 मार्क्स का था। Point out the causes for the evolution of comparative public administration and discuss its importance. ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पर पुराने वाले फिनिश होते हैं, और नए वाले में देखते हैं। ये 18 से यहाँ से ये दिख रहा है 18। नाउ एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये क्वेश्चन आपके पॉलिटी का है। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस, अभी जो बोल रहा था मैं, ये क्वेश्चन आपके एडमिनिस्ट्रेशन का है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सॉवरेन डेमोक्रेटिक सेक्युलर एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये पॉलिटी का है। देन एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दोनों में पढ़ना है, पॉलिटी प्लस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में पढ़ोगे। ऑफिशियली सिलेबस ऑप्शनल में लिखा, सॉरी पब्लिक एड में लिखा हुआ है। एक्सप्लेन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो अभी बता के आया मैं आपको, तो ये प्योर एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, अब्राहम मैस्लो, हर्जबर्ग, अभी नाम लिया था, ये पॉलिटी का है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वॉइस रॉय एंड गवर्नर जनरल। और ये सब लिख लिख के देखना है पढ़ने के बाद कि आपको याद कितना है, एग्जाम हॉल में सोचने का टाइम नहीं है। मीनिंग ऑफ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटी का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, पॉलिटी का है। ई गवर्नेंस आपके एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन दी 2 फीचर्स ऑफ थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, ये एडमिनिस्ट्रेशन का है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों कंपैरिजन लिखवाऊंगा मैं आपको। फर्स्ट के बारे में पढ़ा है, सेकंड के बारे में थोड़ा पढ़ा है। एक्सप्लेन द हिंड्रेंसेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ वीपी, पॉलिटी का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। देन 1919, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, एक्ट के क्वेश्चन हैं डायरेक्टली।
ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस, पॉलिटी, फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में है। पोस्ट कॉर्प एडमिनिस्ट्रेशन, कोई बता पाएगा फुल फॉर्म क्या है? नो? कॉमर्स वाला कोई है? बोलो बोलो। हाँ वेरी गुड। और क्या बच गया? डी फॉर? हाँ वेरी गुड। देन आर फॉर रिपोर्टिंग, वेरी गुड। एंड बी फॉर बजटिंग। इतना ही, देखो उसका 2 नंबर मिल गया आपको। और क्या, उतना ही तो बोला है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ। ठीक है, ये लड्डू क्वेश्चन है, एक ही आया ऐसे ज्यादा खुश नहीं होना है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ेंगे, ये आएगा पोस्ट कॉर्प, अभी आएगा जब मैं आपको स्कोप पढ़ाऊंगा तो उसमें ये टॉपिक आएगा। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट, ये आपके पॉलिटी का क्वेश्चन है। नाउ एलएम सिंघवी कमेटी की रिपोर्ट, ये आपके पॉलिटी का है, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए 1986 में हम कमेटी लेकर आए और इनके ही बोलने से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पंचायती राज को। कैबिनेट मिशन पॉलिटी का टॉपिक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे। डेलीगेशन पहले भी आया था, सिलेबस का टॉपिक है डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन का है, दोबारा आया है। एक्ट 1892 पॉलिटी, आप देख पा रहे हैं एक्ट आ रहा है लगातार, पीछे भी आया था 1919, तो एक्ट अच्छे से तैयार करना है पॉलिटी में, जब आप पढ़ोगे तो बात करेंगे इसके बारे में। देन राइट द मेन आइडियल्स ऑफ प्रियम्बल, पॉलिटी का क्वेश्चन है। आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी। आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, यस। व्हाट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP, पढ़े हैं शुरू में हम लोग। डिफाइन सोशल सिक्योरिटी, ये पढ़ेंगे, आगे आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकलाइजेशन इन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तो लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्थानीकरण, मतलब लोकल चीजों को इंपॉर्टेंस देना। और थिंक लोकली एक्ट ग्लोबली, ऐसा एक स्टेटमेंट है, थिंक लोकली एक्ट ग्लोबली। आ रहा समझ में? तो एक्ट ग्लोबली का मतलब क्या होता है? विजन आपका लोकल चीजों को बढ़ावा दो और उन्हें ग्लोबलाइजेशन के साथ मैच कर दो। जैसे बस्तर आर्ट सुना है हमने, डोगरा आर्ट, क्लियर है? या फिर और भी जो बेल मेटल वगैरह से बनता है, तो लोकल एम्पावरमेंट करो और उनको मिला दो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट से। इससे क्या होगा? एनपीएम जो है वो क्या प्रमोट कर रहा है? मार्केट ही तो प्रमोट कर रहा है, लेकिन बेनिफिट किसको दो? लोकल जो सप्लायर हैं, लोकल प्रोड्यूसर हैं, उनको बेनिफिट दिया जाए मार्केट का। नाउ दिस साइड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, पॉलिटी का है। डिस्क्राइब द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, पॉलिटी का है। एक्सप्लेन द बाउंडेड रैशनैलिटी, डिसीजन मेकिंग, हर्बर्ट साइमन जिनकी बात मैं कर रहा था, क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट आर द मेन गोल्स फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑलरेडी किया हुआ हमने, एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। व्हाट इज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, पॉलिटी का है। पॉलिटी पढ़ चुके हैं आप लोग मेरे साथ, पढ़े हैं ना? हाँ, तो किस आर्टिकल में था ये? आर्टिकल 20, ठीक है, परफेक्ट। इंडिकेट द रोल ऑफ डिविजनल कमिश्नर इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़, ये एडमिन का क्वेश्चन है, पढ़ेंगे इसको। डिस्कस द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, पॉलिटी का है, आर्टिकल क्या है? 32, यस। एक्सप्लेन लॉ मेकिंग प्रोसेस, पॉलिटी का क्वेश्चन है, मतलब यहां पर भी पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। डिस्कस द रोल ऑफ कलेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन का क्वेश्चन है। क्लैरिफाई द फंक्शंस ऑफ अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल जो स्टेट में होते हैं। एनीवन? 165। डिस्क्राइब द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसका है? एडमिन का क्वेश्चन है। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे लेजिस्लेटिव कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल, ये 3 तरह के कंट्रोल हैं, और एक चौथा अलग से पढ़ाऊंगा मैं,
पब्लिक कंट्रोल। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको पढ़ेंगे हम लोग, इसी को अलग अलग करके पूछेगा ये। What are the new dimensions in public administration? अभी नहीं पढ़ा है न्यू डायमेंशन, करेंगे। Explain the meaning of rule of law propounded by Dicey. Throw light on the basic structure of the constitution, polity, admin. Clarify the role of लोकायुक्त। एडमिन का सवाल है और आप यहां देख सकते हो, ये कलर चेंज करके देखते हैं, ये लोकायुक्त है ना, लोकपाल एंड लोकायुक्त, यहां से क्वेश्चन है, पढ़ेंगे इनको भी। पॉलिटी और पॉवेट दोनों में पढ़ा जाता है। देन राइट टू लिबर्टी, पॉलिटी का क्वेश्चन है। 74th अमेंडमेंट, ये आप पॉलिटी पॉवेट कहीं पर भी पढ़ सकते हो, दोनों जगह पढ़ाऊंगा मैं। प्राइमरी जुरिस्डिक्शन, प्योर पॉलिटी का क्वेश्चन है। आर्टिकल एनीवन 131 1909, अब देखो सारे एक्ट पूछ रहा है लाइन से, ठीक है। 1909, 1919, 1935, 1892, 1861 आया है लाइन, ज्यादातर इसी में घूमते हैं लोग। देन ये हिंदी में गलत टाइप हुआ है, द राइट वन इज दिस वन। ये किसके बारे में क्वेश्चन? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, राइट द प्रोविजंस रिलेटेड टू रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल, सॉरी मुझे कुछ क्वेश्चन और याद आ गया, ये यूपीएससी की रिपोर्ट्स के बारे में सवाल। 323, तो 323A में कैट होता है, CAT। आर्टिकल 323 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में? यूपीएससी जो रिपोर्ट सबमिट करती है पार्लियामेंट में, उसके बारे में सवाल है। अब देखो, आपको आर्टिकल नंबर याद है, प्रोविजन याद नहीं है तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। प्रोविजन याद है, आर्टिकल नंबर याद नहीं है। मान लो आपको प्रोविजन याद था लेकिन आर्टिकल से याद नहीं है तो फंस गए ना आप, 4 नंबर चले गए आपके। तो पढ़ाते वक्त इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आर्टिकल नंबर याद रखो, इसमें क्या प्रोविजन है। एक भी क्वेश्चन फंसा तो वो गलत नहीं होना चाहिए, जबकि बहुत लड्डू क्वेश्चन है। नाउ देखो फिर एक आ गया, बिना आर्टिकल के आप नहीं लिख पाओगे। Describe the legislative powers of the parliament related to legislation for giving effect to international agreements. आर्टिकल कौन सा है? सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। व्हाट इज सेंट्रल, हाँ ये याद कर रहा था, व्हाट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323A, इसमें है ये। पॉलिटी का क्वेश्चन है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का है, और ये क्वेश्चन आ गया। मेंशन द लिमिट्स एंड हिंड्रेंसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन आपको डायरेक्ट मिलेगा, यहां कहीं होगा, ये है, ये दिख रहा है बीच में फंसा हुआ कोऑर्डिनेशन, इससे भी क्वेश्चन आ गया। एग्जामिन द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके पॉलिटी का क्वेश्चन है। डिस्कस द एक्चुअल पोजीशन, पॉलिटी का है। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स ऑफ छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली, ध्यान रखना ये सीजी नहीं होता तो भी वही लिखते जो लिखना था आपको। छत्तीसगढ़ लिख के इन्होंने आपको कंफ्यूजन में डाल दिया कि छत्तीसगढ़ का अलग क्या है, तो एडिशनल क्या लिखोगे? छत्तीसगढ़ के जो आपके स्पीकर हैं उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हो कि पहले कौन थे, अभी कौन है, बाकी एडिशनल कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो सबके लिए इक्वल है ना, छत्तीसगढ़ का अलग है, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान सबका सेम है। फिर ऐसे ही आप देखोगे जुडिशियल रिव्यू, तो ये अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द RTI, तो ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द पावर्स एंड पोजीशन ऑफ गवर्नर, पॉलिटी का है। डिस्कस द 7S मॉडल, पहले भी आया था, बताया था मैंने, सिलेबस में नहीं फिर भी पूछा है, एडमिन। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटी का क्वेश्चन है। ये दोनों एक साथ क्यों देख रहे हैं हम लोग, पॉलिटी और पॉवेट एक साथ क्यों हैं? क्योंकि सिलेबस में एक साथ है, 2 सब्जेक्ट्स हैं लेकिन दोनों का कॉमन सिलेबस है, एक साथ दिया, अलग अलग नहीं किया। एग्जामिन दी ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड पोजीशन ऑफ ग्राम सभा अंडर दी छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट, और इससे रिलेटेड प्री में आया ना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, लास्ट ईयर 6 क्वेश्चन थे,
इस साल 3 क्वेश्चन है, ये बीजेपी गवर्नमेंट के सिस्टम में फेवरेट क्वेश्चन है इनका कि पूछना ही है हमें, तो इसलिए बेटर है उस किताब को तैयार करना। आपको बुक आती है मार्केट में मिलती है, बेयर एक्ट, उसको ले लेना आपको, राइट। देन डिस्कस द एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले भी आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, एडमिन का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द पॉलिसी एंड मेकिंग प्रोसीजर, ये भी एडमिन का क्वेश्चन है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको एग्जीक्यूटिव पूछ लिया, लेजिस्लेचर पूछ लिया, अब जुडिशियल पूछा, एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। हाईलाइट द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, एन्यूमरेट्स इट्स चैलेंजेस, सो ये भी एडमिन का सवाल है, गुड गवर्नेंस। देन डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट, अभी मैंने बोला पढ़ना आपको, क्लियर है। डिस्क्राइब द प्राइमरी एंड एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, ये नहीं होता तो भी जो लिखोगे वही लिखना, क्योंकि सिंपल है, अलग अलग हाई कोर्ट के अलग अलग रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं, सारे हाई कोर्ट्स के लिए एक जैसे हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन है। फिर आ गया छत्तीसगढ़, कमेंट ऑन द पावर्स एंड पोजीशन ऑफ स्पीकर ऑफ छत्तीसगढ़, ये नहीं होता तो जो लिखना था वही लिखोगे। छत्तीसगढ़ लगा दिया तो आप क्या करोगे, नाम लिख दो स्पीकर का, पहले कौन थे अभी कौन आए। एक्सप्लेन दी थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, कहां पढ़ोगे इसको, एडमिन में। एक्सप्लेन दी प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, पीछे इंपीचमेंट पढ़ा था, पॉलिटी का क्वेश्चन, अब उनको हटाने इलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। डिस्कस दी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़, लास्ट आपके सिलेबस के लिखा हुआ है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो सीधे सवाल वहां से आ गया, छत्तीसगढ़, डिस्क्राइब द म्यूचुअल रिलेशनशिप्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन छत्तीसगढ़, फिर से वही, ये नहीं होता तो भी वही लिखते जो लिखना था, अलग से छत्तीसगढ़ के नाम का कुछ नहीं है, ठीक है। ये सवाल पूछने के पीछे रीजन क्या है कि जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर मीन्स विधायिका, विधानसभा, उसमें जितने मेंबर सेलेक्ट होते हैं उन्हीं में से कुछ लोग निकल कर क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव। पहले आप यहाँ क्या बनते हो, एमएलए, और फिर यहाँ पर आप मिनिस्टर बनते हो, ऐसे ही पार्लियामेंट में होता है। तो इसी चीज को बोला है दोनों के बीच में म्यूचुअल रिलेशन क्यों होगा, बिकॉज यू आर दी मेंबर एट बोथ दी लोकेशंस, यहाँ पर भी हो यहाँ पर भी हो, एक ही आदमी दोनों तरफ है ना। अभी जैसे हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो पहले इधर एमएलए हैं, फिर वो इधर सीएम बने, तो कोऑर्डिनेशन होगा ना प्रॉपर। जो उनके 13 मेंबर्स हैं कैबिनेट के, वो पहले इधर मेंबर हैं फिर इधर आते हैं, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, जिसकी मेजॉरिटी उसका कोऑर्डिनेशन होगा। और वहीं पर अमेरिकन कॉन्सेप्ट में क्या है, वहां पर आप देखोगे जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव बोथ आर डिफरेंट, इधर का मेंबर इधर नहीं आ सकता, एग्जीक्यूटिव सेपरेट आते हैं वहां पर, राष्ट्रपति खुद अपने बंदों को लेकर आते हैं, मार्केट से प्रोफेशनल्स लेकर आते हैं वो। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्शन ऑफ प्रेम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी का क्वेश्चन है, ओके। ये इसका इंग्लिश वर्जन यहां से हट गया गलती से। किन कारणों से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यूसली प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं उनको यूज करना पड़ रहा है, तो क्या लिखोगे, बोल रहा है कि प्राइवेट स्टाइल में जो मैनेजमेंट स्टाइल है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन या प्राइवेट मैनेजमेंट में, वहां से पब्लिक में हम उनके प्रैक्टिसेस क्यों ला रहे हैं। एलपीजी में पढ़ा ना हमने, एनपीएम एलपीजी में, ये वही तो है। क्यों ला रहे हैं, क्योंकि चेंज हो रहा है टाइम, उनके पास ज़्यादा प्रोफेशनल टेक्निक्स हैं, ज़्यादा उनके पास टेक्निक्स हैं, डिज़ाइन ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा बेटर काम कर रहे हैं, क्लियर है। और व्हाट एंड वाई याद है, व्हाट कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, एंड वाई प्राइवेट या एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा, क्लियर है। सो नो, प्राइवेट डिसाइड करेगा। Now throw light on the freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion, आर्टिकल क्या है इसका, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है ये 5, ठीक है। The advent of digital public admin infrastructure has provided the required momentum for the growth of e-governance in India, तो ये क्वेश्चन क्या है, ई गवर्नेंस का क्वेश्चन है।
क्लियर है? द कोर्ट हैज copious powers under Article 32 for the purposes of enforcing right enshrined in Part 3 of the Constitution. So Article 32 कौन सा वाला है? Remedies, constitutional remedies, वहां से सवाल है, right? So that's it. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इतना आया है, तो पॉलिटी पब्लिक एड दोनों मिक्स करके हमने देखा, ओके? बाकी ये था क्वेश्चन का एनालिसिस। आपके कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए यू विल फाइंड ऑल द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दी डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस। अब जिनको मैंने मार्क नहीं किया है, लीडरशिप से क्वेश्चन आ गया और पंचायत म्युनिसिपैलिटी से आ गया, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक से आ गए, कम्युनिकेशन से पूछा हुआ है सवाल, ठीक है? तो आप देखोगे बचा कुछ नहीं, इसलिए सारा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ आप देखोगे पॉलिटी से, तो अभी तो पॉलिटी भी हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया, ये पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से है, ये यहाँ से इतना सिलेबस पूरा नीचे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, क्लियर है? तो क्वेश्चंस देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन जो आया है वो अच्छे से हमें आना चाहिए, और जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, कम पढ़ो, बार बार पढ़ो। आप देख पा रहे हैं रिपीट हो रहे हैं सारे क्वेश्चन, एक भी ऐसा नहीं है ना कि हार्डली आई मीन 1 या 2% है जो आउट ऑफ द बॉक्स लगेगा, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस से हैं, तो उनको पढ़ना ही है, आपको तैयार करना है। तो टॉपिक कम रखो, लेकिन बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, और कोई किताब नहीं तलाश करो, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। सिंपल है, आपको जो नोट्स यहाँ से मिले हैं, जो क्लास लेक्चर हो रहा है, उसके बेसिस पर जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना वो करो। बुक लोगे तो अननेसेसरी मोटी मोटी किताबें हैं, मोटे मोटे चैप्टर्स हैं, उसी को स्मार्ट वे में मैं आपको तैयार करा रहा हूँ, कुछ लिखवा रहा हूँ, कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके पास, इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट, मतलब यही यूपीएससी में पढ़ते तो ये 1.5 महीने चलता, समझ लो 1 मंथ कम से कम चलता, ठीक है? यहाँ लेकिन ठीक है, हमारे लिए परसेंटेज कम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसलिए उसको वैसे ही पढ़ेंगे हम लोग। गॉट इट? चलिए